हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं 24th कॉन्सेप्ट के बारे में विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कॉन्सेप्ट है हमारा एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करते हैं इसको। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने दिया था ये कुछ साल पहले, इसको कंफ्यूज मत करना आप। एक कॉन्सेप्ट जब आप इसको पढ़ोगे ना, तो आपको ये मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट के साथ लगेगा कि इसका कॉन्सेप्ट और वो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम सही कुछ हमें बता रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। कोल्ड वॉर के टाइम पर, जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था 1960s में, तब एक आइडिया जो है वो सुर्खियां बटोर रहा था, और वो है लॉजिक ऑफ डेटरेंस। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लॉजिक ऑफ डिटरेंस समझाता हूँ, फिर आपको एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली इसके साथ रिलेट करके समझ में आ जाएगा कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस के साथ अलग कैसे और एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। देखो, कोल्ड वॉर के टाइम पर लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या था कि आप जानते हो कि दो राइवल सुपर पावर्स थे या फिर दो राइवल ब्लॉक्स थे। एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर। ठीक है, अब दोनों के अलाइंसेस भी थे। यूएसए का आप जानते हो, यूएसए के जो तीन अलायंसेस थे उसके नाम थे नेटो, सीएटो और सेंटो। काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। और यूएसएसआर का जो अलायंस सिस्टम था उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। ये आया था नेटो 1949 में, और वॉर्सो पैक्ट आया था 1955 में, 1955 में। अब देखो, लॉजिक ऑफ डेटरेंस की थ्योरी ये कहती है कि बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से अमेरिका को और उसके अलायंस सिस्टम को ये वाली बात पता थी कि अगर हम यूएसएसआर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई न्यूक्लियर अटैक करते हैं, या जैसे यूएसए ने साल 1945 में जापान के ऊपर, जापान के दो शहरों में हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से, उतनी डिस्ट्रक्शन अगर हम करते हैं तो एक बार को तो हो सकता है कि यूएसएसआर जो है वो तहस नहस हो जाए। लेकिन क्या हम इससे प्रोटेक्ट हो जाएंगे? यानी कि अगर यूएसए ये सोचे कि मैं फर्स्ट स्ट्राइक करके यूएसएसआर को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता हूँ, ऐसा इरादा है मान लो यूएसए का, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या यूएसए जो है वो ऐसा करके सेफ हो जाएगा अगर वो पूरी की पूरी तरीके से 100% तरीके से वो जो यूएसएसआर की जो जोग्राफिकल टेरिटरी हमें दिख रही है सामने, यूएसएसआर की जो जोग्राफिकल टेरिटरी दिख रही है, अगर उसको यूएसए पूरी तरीके से तहस नहस कर दे, तो सवाल ये उठता है, क्या यूएसए अपने आप को सेव कर लेगा क्या? फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्या? तो कोल्ड वॉर के टाइम पर दोस्तों ऐसा देखा गया था, इन सुपर पावर्स के बीच में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था जिसको हमने अभी नाम दिया लॉजिक ऑफ डिटरेंस। ये बेसिकली एक प्रकार से नेशन स्टेट्स की, आप अलायंसेस की साइकोलॉजी कह सकते हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, ये साइकोलॉजी किसके संदर्भ में यूज होती है? विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रक्शन। तो जैसे कि हमने बात करी अभी, क्या यूएसए ऐसा करके सेफ हो जाएगा? नहीं। यूएसएसआर के भी बड़े सारे एलाई कंट्रीज होंगे, उसके भी बड़े सारे एलाइज होंगे, दोस्त होंगे, और हो सकता है कि यूएसएसआर ने अपने वहां पर जो भी वेपन्स वगैरह हैं, या कुछ जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, वहां पर उनको सुरक्षित तरीके से एज अ सेफ हेवन वहां पर रखा हो। अब ये सेफ हेवन का मतलब क्या होता है? सुरक्षित तरीके से जब आप किसी टेरिटरी के अंदर कोई चीज रख देते हो उसको हम कहते हैं सेफ हेवन। ठीक है, हेवन नहीं कह रहा हूं, स्वर्ग नहीं कह रहा हूं, सेफ हेवन। हेवन का मतलब होता है जगह, प्लेस, टेरिटरी, जोग्राफिकल टेरिटरी। अब यूएसएसआर तो तहस नहस हो जाएगा, लेकिन ये अपने एलाइज के बॉर्डर का यूज करते हुए या जोग्राफिकल बाउंड्री का यूज करते हुए, टेरिटरी का यूज करते हुए, फिर ये अमेरिका के ऊपर ऐसा बेसिकली अटैक जो है
उसको इनिशिएट कर सकते हैं कि अमेरिका उससे कभी भी रिकवर ना हो पाए। तो सवाल ये उठा, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ये सवाल उठाया कि अमेरिका को यूएसएसआर के ऊपर अटैक करके ये थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि मिल जाए झूठी कि हमने यूएसएसआर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में यूएसएसआर कुछ टाइम के बाद हो सकता है रिटेलिएट करे। रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना। यूएसएसआर हो सकता है रिटेलिएट करे, लेकिन जब वो रिटेलिएट करेगा तो जिस प्रकार से यूएसए ने यूएसएसआर की पूरी हस्ती मिटाई थी, यूएसएसआर भी पूरी यूएसए की हस्ती मिटा देगा। तो ऐसे वॉर में हम एक्चुअली अगर विनर का किताब अगर किसी को देंगे तो वो देंगे किसको? यूएसए को या यूएसएसआर को? तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने बोला कि ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी विनर नहीं है। ये किसी भी प्रकार से ये दोनों पार्टीज के लिए बिल्कुल भी 1% भी ये विन विन सिचुएशन जो है वो साबित नहीं होगी अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से अटैक करने का सोचते हैं या सच में अटैक कर देते हैं। तो दोनों ने साइकोलॉजिकली उस टाइम पर, कोल्ड वॉर के टाइम पर, ये सुपर पावर्स ने साइकोलॉजिकली ये सोचा कि हमें एक दूसरे से दूर रहना है, अपने डिफरेंसेस को कैसे भी करके हमें हावी इस प्रकार से नहीं करना है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाएं, जहां पर हमारे जो फोर्सेस हैं, हमारे जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं एक दूसरे के और तहस नहस करके पूरा सिस्टम रख दे रहे हैं, या फिर अलाइज जो हैं, आपके अलाइज हमारे अलाइज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। उससे किसी को भी 1% भी कुछ नहीं मिलने वाला है। वो लूज लूज सिचुएशन रहेगी, विन विन सिचुएशन नहीं रह सकती। तो इस साइकोलॉजिकल आइडियोलॉजी को नाम दिया गया लॉजिक ऑफ डेटरेंस, यानी कि अटैक को हमें डेटर करना है। अटैक को बेसिकली हमें एक दूसरे के ऊपर होने से क्या करना है, उसको अंजाम देने से पहले रोकना। हमें इतनी साइकोलॉजिकल बेसिक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में होनी चाहिए। और ऐसा माना जाता है दोस्तों, लॉजिक ऑफ डेटरेंस ही वो फोर्स थी, लॉजिक ऑफ डेटरेंस ही वो एक, आप ऐसा कह सकते हो, साइकोलॉजिकल फोर्स थी जिसकी वजह से जो कोल्ड वॉर था वो कोल्ड ही रहा, एंड इट नेवर टर्न्ड इनटू एनी काइंड ऑफ हॉट वॉर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको लगातार, जब से मैंने अभी ये लेक्चर स्टार्ट करा और लॉजिक ऑफ डेटरेंस आपको बताया है, लगातार मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके बारे में, लॉजिक ऑफ डेटरेंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो आपको पता है हम अपनी सीरीज में जो ए लेटर के जितने भी टर्म्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसको कवर कर रहे हैं। जब ऐसा करते करते ए बी सी डी एफ जी करते करते एल लेटर पे हम पहुंचेंगे, लॉजिक ऑफ डेटरेंस में आपको फिर से वहां पर कवर करवाऊंगा। लेकिन ये एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाले कॉन्सेप्ट के साथ कवर करवाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि लॉजिक ऑफ डेटरेंस के बारे में अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है, यानी कि नेशंस की साइकोलॉजी, नेशंस ऐसा सोच रहे हैं कि सामने वाली पार्टी के ऊपर अटैक इन्फ्लिक्ट करके भी हमें कुछ भी नहीं मिलना है, हम भी जो है वो लूज लूज सिचुएशन के अंदर ही रहेंगे, कोई भी पार्टी विन विन सिचुएशन के अंदर ऐसे रहने ही नहीं वाली है। तो वो तो एक सोच है, एक बेसिकली साइकोलॉजी है नेशन स्टेट्स की कि इसलिए वो अटैक नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन अब हम समझते हैं इस लेक्चर की मेन जान, जो हमारा क्रक्स है, वो है एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन क्या होता है। ये जो टर्म है एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो आप इतना समझ जाओ कि इसको हम एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहने के अलावा हम इसको मैड भी कह सकते हैं, MAD। और MAD की फुल फॉर्म होती है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इसके ऊपर एक बहुत फेमस ऑथर की, डेविड स्मिथ की एक बुक भी है जो कि अमेजन के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। इसको आप एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन टर्म को आप मैड भी बोल सकते हो, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये क्या है? ये एक प्रकार से सामने वाली कंट्री को एक मैसेज है कि बेटा अटैक करने की सोचो तो सही, करके तो देखो, ऐसा मत सोचना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम हमारे ऊपर
न्यूक्लियर अटैक करके ये सोचोगे कि तुम सेफ हो जाओगे, तो नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे पास भी इनफ क्वांटिटी और क्वालिटी के न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर आर्मामेंट जो है वो अवेलेबल हैं। अब क्या होता है, लॉजिक ऑफ डेटरेंस में मैंने आपको बताया, नेशन स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर अटैक इसलिए नहीं करते थे, वहां पर उनके बीच में एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई हम इन पे अटैक करेंगे, कोई फायदा नहीं उसका, वो भी हम पे अटैक कर देंगे, लेकिन वो सिर्फ एक थिंकिंग के टर्म्स में चीज चल रही थी, इसलिए अटैक नहीं होता था। कोल्ड वॉर के जमाने में जब ये लॉजिक ऑफ डिटरेंस की थ्योरी आई, वो सिर्फ एक थिंकिंग थी, वो एक सिर्फ एक स्टोरी मेकिंग थी कि भाई अगर इन पे ऐसा अटैक हमने करा तो ये भी अपने कंट्री में ना सही, लेकिन इन्होंने अपने एलाइज के पास कहीं ना कहीं उनके देशों में न्यूक्लियर वेपन्स रखे होंगे। जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में आप देख लो, यूएसएसआर ने इंस्टॉल करवाए थे क्यूबा के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स ताकि अमेरिका डरे। फिर जॉन एफ कैनेडी का फोन आता है निकिता क्रुश्चेव के पास, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, निकिता क्रुश्चेव प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के, उनके पास फोन आता है कि तुम्हारी जो शिप्स ये बार बार न्यूक्लियर वेपन्स लेकर आ रही हैं क्यूबा की तरफ, इनको बोलो वो लेकर लौट जाए। और उस पॉइंट पर अगर निकिता क्रुश्चेव भाई साहब अगर नहीं मानते जॉन एफ कैनेडी की बात, तो दैट वाज अ हाई पॉइंट, ऐसा माना जाता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इट वाज अ हाई पॉइंट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इज कंसिडर्ड एज एन एपेक्स पॉइंट, जहां पर अगर निकिता क्रुश्चेव अगर बड़प्पन नहीं दिखाते और जो शिप्स आ रही थी न्यूक्लियर वेपन्स को इंस्टॉल करते हुए, मिसाइल्स को इंस्टॉल करते हुए क्यूबा में रखने के लिए, वो वापस नहीं अगर उसको लौटाते, तो वो एक हाई पॉइंट बन सकता था तीसरे विश्व युद्ध का, थर्ड वर्ल्ड वॉर उसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाता। और मजाक की बात ये रहती कि ऐसे दो देशों के बीच में स्टार्ट होता तीसरा विश्व युद्ध, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के दोस्त बनकर दुश्मन के खिलाफ लड़े थे, एक्सेस पावर्स के खिलाफ लड़े थे। यूएसए और यूएसएसआर तो एक ही कैंप में थे ना, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में दोनों दुश्मन थे और आज भी दुश्मन है, अमेरिका और रशिया। तो एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन क्या है, ये बेसिकली आपकी कैपेबिलिटी है। और दोस्तों जब भी ये टर्म आपके सामने आती है इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में या नेशन स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, कैपेबिलिटी, याद रखना दोस्तों, कैपेबिलिटी कभी भी साइकोलॉजिकल चीज नहीं होती है, मनोवैज्ञानिक चीज नहीं होती है। आपको अपनी कैपेबिलिटी को शो करना होता है, आपको अपनी कैपेबिलिटी को फिजिकली शो करना होता है। अब नेशन स्टेट्स अपनी कैपेबिलिटी को फिजिकली कैसे शो करेंगे? बाय मेकिंग सर्टेन मिलिट्री अरेंजमेंट्स। जैसे कहने को तो हमने कह दिया, यहां पर एक नेशन स्टेट ने दूसरे नेशन स्टेट से कह दिया हम पे बेटा न्यूक्लियर आर्मामेंट छोड़ने की सोचना भी मत, न्यूक्लियर अटैक करने की सोचना भी मत, हमारे पास इनफ क्वालिटी और क्वांटिटी के न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर आर्मामेंट्स अवेलेबल हैं, हम भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। लॉजिक ऑफ डिटरेंस में क्या था, एक पार्टी को, सामने वाली पार्टी के लिए ऐसा लगता था कि इन पे अटैक करेंगे तो ये भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपके कहने से थोड़ी ना ऐसा होगा कि अटैक करने की सोचना भी मत, हमारे पास इनफ क्वांटिटी के और क्वालिटी के न्यूक्लियर जो आर्मामेंट्स हैं, जो वेपन्स हैं वो अवेलेबल हैं। आपको दिखाना भी तो पड़ेगा, आप बातें करते रहोगे, पता चला सामने वाले को लगे कि आपको हल्के में ले लिया उन्होंने कि भाई इनके पास तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर कंट्रीज अपनी कैपेबिलिटीज जो हैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करती हैं, नेशन स्टेट्स न्यूक्लियर आर्मामेंट्स वगैरह बनाकर, दिखाकर। तो ये बेसिकली एक टेक्निकल पोटेंशियल होती है नेशन की, पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है यानी कि पोटेंशियल है टू लॉन्च अटैक्स अगेंस्ट अ दुश्मन, एडवर्सरी यानी कि नेशन स्टेट्स की टर्म्स में अगर बोले तो एनिमी, जिसकी वजह से अगर ये अटैक हुआ तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होगी, जानमाल की हानि होगी और प्रॉपर्टी की हानि होगी दोनों देशों में। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो कैपेबिलिटी है एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की, ये एक प्रकार से सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। सेकेंड स्ट्राइक मतलब क्या, यहां पर एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट में यह माना जाता है कि नेशन स्टेट एक दूसरे को मैसेज ये देते हैं, वी विल नॉट बी द फर्स्ट वन टू इनिशिएट वॉर, पहली स्ट्राइक हमारी साइड से कभी भी नहीं होगी, उसकी चिंता मत करना, लेकिन अगर पहली स्ट्राइक आपकी साइड से हुई तो सेकेंड स्ट्राइक हमारी साइड से होगी। और ऐसा मत सोचना फिर कि अगर आपने हम पर एक मिसाइल दागा था,
आपका एक सबमरीन हमारी बाउंड्री के अंदर, बॉर्डर के अंदर घुसा चला आया था, तो हम भी एक का रिस्पॉन्स एक से ही देंगे। आपने अटैक करने के बारे में सोच लिया ना, मतलब एक नेशन स्टेट का दूसरे नेशन स्टेट से मैसेज ये होता है कि आपने हम पे अटैक करने के बारे में सोच लिया ना, लॉन्च कर भी दिया ना, अब देखो मजा, अब देखो खेल, अब हम रुकने नहीं वाले हैं। और जो सेकंड स्ट्राइक होती है, तो यहां पर सेकंड स्ट्राइक फिर कंटिन्यू रह सकती है, और कितने कंटिन्यू रहेगी, तो जिस नेशन को अपसेट करा गया पहले नेशन के द्वारा अटैक कर कर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड टू अचीव एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इज नॉर्मली रेफर टू एज सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब दोस्तों एक बात मैं आपको और बताता हूं कि जो एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, या आप इसको म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कह लो, या सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कह लो, मैंने आपको 3-4 नाम यहां पर दे दिए हैं, और इसको लॉजिक ऑफ डेटरेंस से अलग करके भी बता दिया है कि यहां पर सच में नेशन स्टेट्स अपनी मिलिट्री अरेंजमेंट्स रेडी कर कर रखती हैं, उसको टाइम टू टाइम शोकेस करती हैं, मिलिट्री के अंदर उनकी वाहवाहियां होती हैं, विश्व भर में वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, बनाने के लिए अपने वर्चस्व को दिखाती हैं मीडिया पर, कि हमने देखो ये सबमरीन बनाई, ये मिसाइल वगैरह बनाया, सब कुछ बनाया, ताकि सामने वाली एनिमी स्टेट्स को, एडवर्सरीज को क्रिस्टल क्लियर एक मैसेज पहुंच सके कि हमें हल्के में मत लेना। एक बात लेकिन एक्स्ट्रा जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन आप इसको कह लो, चाहे आप इसको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कह लो, चाहे आप इसको म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड कह लो, ये सारे जो टर्म्स हैं, जर्नली, मैं ऑलवेज नहीं कह रहा हूँ, जर्नली ये न्यूक्लियर वेपन्स, या फिर आप ऐसा कह सकते हो ये न्यूक्लियर अटैक्स के संदर्भ में यूज होने वाली टर्म्स होती हैं जर्नली, ठीक है, यूज तो कैसी भी हो सकती है। अब सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए नेशन स्टेट जो है वो प्रिपेयर्ड रहती हैं कि हम भी सामने वाले कंट्रीज के बेसिकली आर्मामेंट्स को और उसके आर्मामेंट्स के स्टॉक पाइलिंग को देखते हुए हम भी ऐसे मिसाइल्स बनाएं जिससे हम अपने लैंड को और एयर सिस्टम को पूरे का पूरे तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, और सबमरीन्स बनाएं जिससे हम प्रॉपर तरीके से अपने ओशन वाटर्स को, या फिर जो बाउंड्रीज हैं, ओशन बाउंड्रीज हैं हमारी, या सो सी बाउंड्रीज हैं, उसको सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो ये सबमरीन्स हो गई, ये मिसाइल हो गई। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप थोड़ा बहुत प्रीवियस लेक्चर्स को, प्रीवियस कंसेप्ट को समझ पाए हो, तो एक चीज़ आपको पता लग जाएगी। आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर फिर ये एक प्रकार का ऐसा नहीं होगा क्या, ये तो एक प्रकार का आर्म्स रेस शुरू कर देगा नेशन स्टेट्स के बीच में? तो जी हाँ, ये जो कैपेबिलिटी है इसको डेवलप करने के लिए, आप अगर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहे हो, तो आप पहले जो नेशन स्टेट है आप उसको इतना तो देखोगे ही ना कि उसने किस क्वालिटी का या फिर कितने लेवल का एक न्यूक्लियर मिसाइल या फिर सबमरीन बना रखी है, तो उससे ज़्यादा या उसके आसपास ही आप उतनी कैपेबिलिटी की बनाओगे ना। इससे पैसा तो खर्च होगा ही होगा, लेकिन ये एक मैसेज क्या दे रहा है कि दोनों स्टेट्स के बीच में या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक्टर्स के बीच में, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक्टर्स कौन होते हैं, नेशन स्टेट्स, उनके बीच में एक आर्म्स रेस जो है इससे शुरू हो सकती है। अब ये जो टर्म है ये एक प्रकार से पॉलिसी टर्म की तरह यूज हुआ था, ये एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो टर्म है, ठीक है। सबसे पहली बार इसको 1960 के दशक में यूज करा गया था अमेरिका में, यूएस की डिफेंस पॉलिसी के तहत, ठीक है। और यूएसए के जो पुराने, उस जमाने में 1960s के एरा में जो यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, रॉबर्ट मैक नमारा, उन्होंने इस टर्म को सबसे पहले यूज करा था, डिवाइस करा था, ठीक है, रॉबर्ट मैक नमारा। अब देखो दोस्तों, जो ये जो टर्म्स होती हैं, जैसे लॉजिक ऑफ डेटरेंस से मैंने ये लेक्चर शुरू करा, ठीक है, उसको मैंने बताया आपको कि वो एक साइकोलॉजिकल एंगल की टर्म है। यहाँ पर लेकिन नेशन स्टेट्स फिजिकली शो करेंगे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी से, अपने टेक्नोलॉजी से, कि उन्होंने सच में ऐसी मिसाइल और सबमरीन बना रखी हैं कि अगर आप हम पे अटैक करते हो तो हम भी आपके ऊपर इनफ अटैक इन्फ्लिक्ट करने के लिए केपेबल हैं। ये साइकोलॉजिकल एंगल नहीं है, ये नेशन स्टेट शोकेस करते हैं। अब देखो ये काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट तो मिलता जुलता ही है लॉजिक ऑफ डेटरेंस के साथ, कि इससे भी नेशन स्टेट्स यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम पे अटैक मत करना, ये भी एक प्रकार से डेटरेंस का ही काम कर रहा है। ये मिसाइल बनाना, सबमरीन बनाना
अपने आप को मिलिटरीली स्ट्रांग बनाना, ये भी एक डेटरेंस की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देने का ही काम कर रहा है, पड़ोसी मुल्कों को मैसेज देने का ही काम कर रहा है कि बना लो तुम भाई कोलिजन फोर्सेस, कर लो हम पे अटैक, और उसके बाद परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, फिर कितने लेवल का होता है। लेकिन पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं, वो जिस कॉन्सेप्ट के बारे में जैसे बात करते हैं, हमें उसको वैसे ही पोर्ट्रे करके लिखना होता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 के आईआर सेक्शन में, मेंस में, प्रीलिम्स में ऐसे ही करके कॉन्सेप्ट्स को पहचानना पड़ता है। वैसे तो ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत कम ही आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि यूपीएससी स्टैटिक मटेरियल से वैसे भी एग्जॉस्ट होता चला जा रहा है। इनफ बातें वो पूछ चुका है पॉलिटी के बारे में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, तो हो सकता है कि ऐसे नए फ्लेवर के क्वेश्चन आने लगे। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मेंस इन जनरल स्टडीज पेपर 2 आईआर का सेक्शन एंड पीएसआईआर का ऑप्शनल, वहाँ पर इन कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर अगर एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वर्ड लिखना होगा, आपने लॉजिक ऑफ डिफरेंस लिख दिया, तो आपके मार्क्स कटेंगे और फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि यार मैं तो अच्छे से लिख कर आया था, मुझे पता था, लेकिन मार्क्स मेरे कहाँ कट गए। वो इसी की वजह से कट जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं कॉन्सेप्ट्स को, आईआर के कॉन्सेप्ट को लाइटली ले लेते हैं, या फिर उन्होंने कभी पहली बातें पढ़ी नहीं रखे होते हैं डिटेल में इतना। वो तो जो न्यूज़पेपर में सुन रहे होते हैं कि आईआर तो भाई हलवा है, कुछ भी लिख कर चले आओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और अगर आपके जीएस पेपर 2 में अगर आप बच भी गए, अगर आपका पीएसआई और ऑप्शनल है, तो आप फिर वहाँ पर जो है अच्छी खासी तरीके से आप अपना अटेम्प्ट बर्बाद करोगे और साल बर्बाद करोगे। तो चाहे लॉजिक ऑफ डेटरेंस हो, वो तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, फोर्स है जिसकी वजह से डेटरेंस क्रिएट होता है, लेकिन एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो है, यहाँ पर भी एक तरीके से एक डेटरेंस ही क्रिएट करा जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है सामने वाले एक्टर्स को। लेकिन अगर कुछ भी अगर कन्वर्ट हो जाता है हॉट वॉर के अंदर, तो जान माल की हानि बहुत तगड़ी तरीके से हो सकती है, सिर्फ एक कंट्री में नहीं, सामने वाली कंट्री के अंदर भी। ठीक है। तो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक वहाँ से मिलेगा, आप उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाना। इसके अलावा हमारा ट्रू एस एंड पीसीएस के एक डेडिकेटेड फाउंडेशन कोर्स है प्रीलिम्स एंड मेंस का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल की 4 कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, लॉ, हिस्ट्री, पीएसआईआर एंड साइकोलॉजी। तो अगर कोर्सेज के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। और इन डिस्कशंस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़ पे आपको करने हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी किसी भी यूपीआई ऐप से। पेमेंट जैसे ही हो जाए, स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके इस नंबर पे, और हमारी टीम आपको पीपीटीज जो है और पीडीएफ उनकी जो है वो आपको सेंड कर देगी। ठीक है। और मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।